हेलो फ्रेंड, ब्लेसिंग कॉमर्स ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम कैपिटल बजटिंग पार्ट 2 आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल सम जो है वो डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन पे बैक पीरियड मेथड। पे बैक पीरियड मेथड, अगर आपने हमारी सीरीज 1 देखी है तो आपको पता होगा कि पे बैक पीरियड मेथड जो है वो हमारा वन ऑफ द क्या है, ट्रेडिशनल मेथड है। और हमने आपसे साथ बात करी थी कि 5 मार्क्स के सम जो हैं वो कैपिटल बजटिंग में से सेट होते हैं और पे बैक पीरियड मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें से 5 मार्क्स के सम जो हैं पिछले कुछ सालों से देखे गए हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पे बैक पीरियड मेथड, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि पे बैक पीरियड मेथड होता क्या है। पे बैक, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है पे बैक, अपने आप को वापस देना। पे बैक, अपने आप को वापस देना। देखिए, हमने सीरीज 1 में आपको बताया था कि जो कैपिटल बजटिंग रहती है वो आपके पास क्या रहता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम करते हैं उसे एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। इस बात का पता हमें किससे पता चलता है, कैपिटल बजटिंग से पता चलता है। तो आज का जो हमारा मेथड है कैपिटल बजटिंग का, दैट इज पे बैक पीरियड मेथड। इसका मतलब क्या है कि जो आपने खर्चा किया है, मशीनरी लेट्स सपोज आपने ली है, तो जो मशीनरी आपने ली है वो मशीनरी अपने आप को कितने टाइम में प्रॉफिट की फॉर्म में रिटर्न करती है। आपने एक मशीनरी ली है, मशीनरी ए, और एक आपने क्या ली है, मशीनरी बी। मशीनरी ए का आउटफ्लो था। अब बच्चे ये आउटफ्लो इनफ्लो ये टर्म्स आपको क्लियर करने के लिए हमारा पार्ट 1 जो है वो देखना पड़ेगा, अदरवाइज ये जो टर्म्स हैं आपको क्लियर नहीं होंगे। डन। तो आउटफ्लो मशीनरी ए के केस में था 50,000 और मशीनरी बी के केस में लेट्स सपोज ये कितना था हमारे पास 40,000। तो अगर मैं इस 50,000 और 40,000 को देखती हूँ तो मेरे को ऐसे लगता है कि नहीं, मेरे को मशीनरी जो है वो बी जो है वो बाय कर लेनी चाहिए। ठीक है, बट सिर्फ आपने आउटफ्लो को नहीं देखना है, आपने इस केस में इनफ्लो की भी बात करनी है। इनफ्लो के केस में आपने देखा कि यहाँ मेरे पास 50,000 लगे थे। फर्स्ट ईयर में मेरे को इससे जो प्रॉफिट आया, इनफ्लो आया, कैश इनफ्लो आया 25,000 आया। दूसरे साल में भी 25,000 आ गया, फिर उसके बाद 30,000 आया। ये आपके पास कैश इनफ्लो है मशीनरी ए के केस में। मशीनरी बी के केस में क्या था, 10,000 फर्स्ट ईयर में आया, 5,000 दूसरे साल में आया, 20,000 थर्ड ईयर में आया। तो हमने क्या देखा कि मशीनरी ए जो है वो क्या है, एक्सपेंसिव है देन मशीनरी बी। बट जब मैं कैश इनफ्लो को कंपेयर करने लगी तो मेरे को पता चला कि जो मशीनरी ए है वो अपने आप को 2 इयर्स में ही क्या कर रही है, पे बैक। पे बैक, अब मतलब समझ में आया पे बैक का क्या होता है। पे बैक का मतलब रहता है कि वो अपनी कॉस्ट को कितने टाइम में रिटर्न कर रही है। तो जो हमारी मशीनरी ए है वो अपनी कॉस्ट को 2 इयर्स में पे बैक कर रही है। और अगर हम मशीनरी बी के केस में चलते हैं तो यहाँ पे 10 और 5 कितने हो गए, 15। 15 प्लस आपके पास 15 प्लस कितने हो जाएंगे, 20 कितने हो जाएंगे, 35। तो 35 भी 3 इयर्स में भी ये अपने आप को पे बैक नहीं कर रही है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ये क्या समझना था कि पे बैक का क्या मतलब है।
पे बैक का मतलब ये रहता है कि कोई भी फिक्स एसेट जो उस पे कॉस्ट लगी है वो अपने आप को कितने ईयर में क्या करती है, रिटर्न करती है। तो कैपिटल बजटिंग जो होता है वो डिसीजन एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्टिंग का होता है। तो हम इन दोनों को कंपैरिजन अगर करते हैं तो कैपिटल बजटिंग कहती है मशीनरी ए इज बेटर देन मशीनरी बी। तो हम इसका क्या है, पे बैक से हमें ये पता चलता है कि कोई भी जो फिक्स एसेट है अपने आप को कितने टाइम में क्या करती है, रिकवर करती है। नेक्स्ट जो ये पे बैक मेथड है इसको हमने फर्दर कैलकुलेशन के लिए, प्रैक्टिकल के लिए टू पार्ट्स में क्या करा है, डिवाइड करा है। क्या करा है, जब कैश फ्लो क्या होता है, इक्वल होता है, तब क्या केस लगता है, जब कैश इनफ्लो आपके पास नॉट इक्वल होता है तब क्या फॉर्मूला लगेगा। दोनों के केसेस भी अलग रहते हैं, फॉर्मूलाज भी, कैलकुलेशंस भी क्या रहती हैं, अलग रहती हैं। ठीक है, तो हम पहला केस करेंगे। फर्स्ट केस जो मेरे पास है, व्हेन द कैश फ्लो इज इक्वल। पहले तो मेरे को इसका मतलब समझना है कि ये कैश फ्लो इज इक्वल का मीनिंग क्या रहता है। तो आप देखिए, कैश फ्लो इज इक्वल, पहला केस हम कर रहे हैं व्हेन कैश इनफ्लो इज इक्वल। इक्वल मतलब एक मशीनरी है, 50,000 उसकी क्या है बच्चा, कॉस्ट है, और वो 10,000 फॉर 7 ईयर्स अपने आप को रीबैक करती है। कॉस्ट है मतलब ये क्या हो गया आपके पास, आउटफ्लो फर्स्ट टाइम वाला, और 10,000 फॉर 7 ईयर्स मतलब एवरी ईयर वो कितने रुपीज कैश इनफ्लो जनरेट करती है, 10,000। तो इट मींस वो कांस्टेंट चल रहा है। हमने बोला था व्हेन द कैश इनफ्लो इज इक्वल, मतलब फर्स्ट ईयर भी वो कितना 10,000 है, सेकंड ईयर भी 10,000 है, थर्ड ईयर भी 10,000 है, फोर्थ ईयर भी 10,000 है, एंड सो ऑन, सेवंथ ईयर तक हमारे पास कितने पैसे आ रहे हैं, 10,000। कैश इनफ्लो क्या जा रहा है आपके पास, इक्वल जा रहा है। तो इस केस में आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, कैश, इस केस में पे बैक पीरियड में फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, देखिए पे बैक पीरियड का फॉर्मूला आपके पास क्या होने वाला है, केस 1 कर रही हूं मैं आपके साथ। पे बैक पीरियड इक्वल टू, पे बैक पीरियड का मतलब कितना आपके पास पे बैक पीरियड आएगा, इनिशियल आउटफ्लो डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। ठीक है जी, ये मेरे पास फॉर्मूला है व्हेन द कैश इनफ्लो इज इक्वल। अब हम देखते हैं हमने अपनी एग्जांपल क्या ली थी। हमने अपनी एग्जांपल ली थी 50,000 आउटफ्लो थी और 10,000 मेरे पास क्या था, इनफ्लो था। तो यहां मैं फिलिंग करती हूं, कलर हम चेंज कर लेते हैं। आउटफ्लो आपके पास कितना था, 50,000, इनफ्लो कितना था, 10,000। तो ये कैलकुलेशन करके आपके पास पे बैक पीरियड कितना आ गया, 5 ईयर्स। वेरी सिंपल। तो ये कौन सा केस है, जब कैश इनफ्लो क्या होता है आपके पास, कांस्टेंट होता है थ्रू आउट ईयर। ठीक है, तो थ्रू आउट लाइफ ऑफ द कंसर्न मशीनरी जो है आपके पास अगर कांस्टेंट जाता है तो आप इसको इस तरह से फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट जो है कर सकते हैं। चलिए अब इसके रिलेटेड एक क्या देख लेते हैं, सम देख लेते हैं। हाँ जी, ये हमारा कौन सा सम है, जब हमारे पास इक्वल रहता है। क्वेश्चन कह रहा है
Assume a project require an initial outlay of rupees 50,000 and yield an annual cash inflow of rupees 12,500 for 7 years. What will be the payback period for the project? तो आपका पेबैक पीरियड प्रोजेक्ट का क्या होगा? और ये वाला देखिए क्वेश्चन कंपार्टमेंट के जब पेपर होते हैं मार्च 2013 में भी सेट हो चुका है। चलिए अब हम इसको क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आपके पास देखिए आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरा फॉर्मूला क्या लगना है। इस केस में कांस्टेंट आपके पास कैश इनफ्लो जो है वो आ रहा है और आपको कैश इनफ्लो का ही दिया हुआ है, तो आपको कोई कैश इनफ्लो की कैलकुलेशन ही नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं देखती हूँ मेरे पास पेबैक पीरियड, क्या फॉर्मूला क्या रहता है, पेबैक पीरियड इक्वल टू इनिशियल outflow divided by annual cash inflow. डन। तो मेरे इस केस में इनिशियल आउटफ्लो जो थी वो क्या थी, 50,000 डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो जो थी वो क्या थी, 12,500। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 years। डन। तो ये एक वो वाला फॉर्मूला है जहां पे आपके पास कैश इनफ्लो क्या आता है, इक्वल आता है। अब हम इसका सेकंड देखेंगे। सेकंड है प्रैक्टिकल सम व्हेन कैश इनफ्लो इज नॉट इक्वल। देखिए पहले हमने करा है कि आपका कैश इनफ्लो क्या था, इक्वल था। ये सम करने से पहले हम इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कहना क्या चाह रहा है ये कि नॉट इक्वल वाला क्या केस है। वो कह रहा है कि अगर आपके पास कैश इनफ्लो जो है वो इक्वल नहीं होगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है देयर आर टू, क्या है हमारे पास, प्रोजेक्ट हैं ए एंड बी। Each project require an investment of 20,000 and you are required to rank these projects according to payback period from the following information. प्रोजेक्ट ए है एंड प्रोजेक्ट बी है। ये ऊपर वाला पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ये हमें क्या दे रहे हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स। अगेन वही बात आ रही है हमारे पास, अगर आप सीरीज 1 देखेंगे तो हमने वहां पे एक कॉन्सेप्ट कराया था ATBD। ये चेक करना बहुत जरूरी होता है। अगर ये कुछ दिया होता तो हमें इसको पहले कैश इनफ्लो को चेंज करना पड़ता, बट यहाँ पे हमें बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन दी हुई है। आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन ही मेरे को चाहिए और वही ही मेरे पास गिवन है। सो वी हैव टू प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी। अब इस केस में देखिए आपके पास जो प्रोजेक्ट ए है 20,000 आउटफ्लो थी और उसमें 1,000 पहले साल में आ रहे हैं, 2,000 सेकेंड ईयर में, देन 4,000, 5,000 एंड 8,000। ये उसका कैश इनफ्लो है। यहाँ हम केस कौन सा कर रहे हैं, व्हेन द कैश इनफ्लो इज नॉट इक्वल। देखिए इक्वल नहीं है ना। जो हमने पीछे सम आपके साथ डिस्कस करा है उस सम में क्या हो रहा था आपके साथ कि आप कैश इनफ्लो अगर 1,000 दिया हुआ है तो एवरी ईयर 1,000 ही आता था। लेकिन अब वाले सम में आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। चेंज कैसे हो रहा है आपके पास कि पहले साल में 1,000 आ गया, फिर 2,000 आ गया, फिर 3,000 आ गया। तो इस तरह से ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसको हम केस मान रहे हैं कि व्हेन द कैश इनफ्लो इज नॉट इक्वल। ठीक है। देखिए ऐसे बी प्रोजेक्ट है आपके पास 2,000 फर्स्ट ईयर में आया, 4,000 सेकेंड में, 6,000 एंड 8,000। तो ये हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या प्रोजेक्ट रैंक करना है कि प्रोजेक्ट ए बेटर है या प्रोजेक्ट बी। अब इस केस में आपके पास कैश इनफ्लो इक्वल नहीं है, तो इसको फाइंड आउट करने का वे आउट भी क्या होने वाला है, डिफरेंट होने वाला है।
चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लेंगे प्रोजेक्ट ए। क्या लेने वाले हैं? प्रोजेक्ट ए। पहले आपके पास क्या आएगा? ईयर्स। फिर आपके पास क्या है? प्रोजेक्ट कैश इनफ्लो। फिर आप एक और कॉलम बनाएंगे, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट ए की। यहाँ पे हम लिख देते हैं ईयर्स कैश इनफ्लो, कौन सा है? ए का। और यहाँ पे हम लिखेंगे क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। ठीक है। ईयर कितने हैं? 5, 1 2 3 4 एंड 5। लाइंस भी हम एक्सटेंड कर लेते हैं। ये हमने परफॉर्मा आप अपने अकॉर्डिंग ऐसे बनाएंगे। ठीक है। चलिए अब हम इसमें फिल करते जाते हैं। पहले साल हमें कैश इनफ्लो बच्चा कितना मिला था? 1000। दूसरे साल हमें मिले हैं 2000। नेक्स्ट ईयर है हमारे पास 4 एंड देन हमारे पास है 5 एंड देन वी हैव 8000। क्यूमुलेटिव फर्स्ट ईयर 1000, 1000 में 2000 ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 3000। 3000 में 4000 ऐड हुआ, कितना हुआ? 7000। 7000 में आपके पास 5000 ऐड हुआ तो कितना हुआ? 12000। 12000 में आपके पास 8000 ऐड हुआ, कितना हुआ? 20000। तो ये 20000 जो है वो कब जाके हुआ है आपके पास? 20000 आपके पास जाके 5th ईयर में हुआ है। और इसका आउटफ्लो भी कितना था? 20000। तो इसका आंसर कितना आने वाला है बच्चा? आंसर जो होता है वो ईयर्स में आता है आपके पास। तो आपके पास इस केस में जो आंसर आने वाला है, एक प्रोजेक्ट ए जो है वो अपने आप को पे बैक कर रहा है कितने ईयर्स में? 5 ईयर्स। डन। नाउ मूव टू द प्रोजेक्ट बी। अब हम प्रोजेक्ट बी की क्या करते हैं? बात। ये आप याद कर दीजिए कि 5 इयर्स आपके पास प्रोजेक्ट ए आया है। अब इसी सेम केस में हमने किसको फिल करना है? सेम इसी परफॉर्मा को ही फॉलो करेंगे। सारा कुछ यही ही फॉलो होने वाला है। आप अब बी बनाएंगे। प्रोजेक्ट क्या बनाने वाले हैं? बी। तो इसमें पहले आपके पास क्या आ जाएंगे? ईयर्स आ जाएंगे। ईयर्स के बाद आपके पास कैश इनफ्लो आने वाला है एंड देन हमारे पास क्या आने वाला है? क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। डन। अब मैं बात क्या कर रही हूं? प्रोजेक्ट बी की। पहला कॉलम याद होएगा आपको, ईयर्स। फिर क्या है? कैश इनफ्लो एंड दिस इज क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ जी यहाँ पे। ईयर्स 1 2 3 4 5, 5 इयर्स थे हमारे पास। एंड फिगर्स देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या फिगर्स थी। तो आपके पास है 2000, 4000, 6000 एंड 8000। ठीक है। इसको हम फिल करेंगे। यहाँ देखिए 2000, 4000 यहाँ आप फिल करेंगे। फर्स्ट ईयर की जो फिगर है वो है 2000, देन है 4000, then है 6000 and then है 8000। सेम क्यूमुलेटिव फाइंड आउट करिए। 2000 2 + 4
6,000, 6 plus 6, 12,000, 12 plus 8, 20,000। तो इस केस में प्रोजेक्ट जो बी है, ये 20,000 जो है ये अपने आप को 4 इयर्स में ही क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। कितने इयर्स में कवर कर लेता है? 4 इयर्स में कवर कर लेता है। तो मेरे पास जो प्रोजेक्ट क्या था, ए था, वो अपने आप को कवर कर रहा था। ए प्रोजेक्ट जो था वो 5 इयर्स में कवर करता था, और जो बी प्रोजेक्ट है वो अपने आप को 4 इयर्स में प्रोजेक्ट कवर करता है। तो हमें रैंकिंग देनी है, तो रैंक 1 इज गोन टू बी प्रोजेक्ट एंड सेकंड रैंक इज गोन टू द प्रोजेक्ट ए। तो ये हमें रैंकिंग भी हमने कर ली है, और हमने ये भी सीख लिया है कि जब आपके पास कांस्टेंट नहीं होता है तो हाउ टू कैलकुलेट। डन। तो राजू, ये आज का हमारा क्या था, लेक्चर था। होप करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।